अंग्रेजी शासन के सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी स्वशून्य अब्दुल रहमान अंसारी की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पटना, 21 जुलाई 2025। अंग्रेजी शासन के सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी ने देशभक्ति के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की है। घटना यह है कि आप अंग्रेजों की सेना में एक सैनिक थे, जहां अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर जुल्म और ज्यादती करते और करवाती थी, तो दूसरी तरफ भारतीय सेनाओं पर भी जुल्म, ज्यादती और अत्याचार जारी रखते थे। अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक विद्रोह भी हुआ। स्वशून्य अब्दुल रहमान अंसारी साहब का सोच व समझ अंग्रेजों के इस जुल्म व ज्यादती से परेशान हो उठी और कुछ साथियों की मदद से अंग्रेजों का बगावत कर अपने अंग्रेज अफसर का हत्या कर दिए। इसके लिए आप पर शूट एंड साइट का वारंट जारी हुआ, जिसमें आपके कई साथी अंग्रेजों के गोली से मरे गए और आप किसी तरह छिपते छिपते वहां से भागकर मजराहत कोलकाता चले आए, जहां अपना नाम बदलकर छिप छिपकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे। अतः देश आजाद हो गया। आजादी मिलती ही सेना कार्यालय से पत्र द्वारा आपको बुलाया गया, लेकिन आप नहीं गए और पटना में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना और परिवार पालन पोषण करते रहे। कई बार लोगों का सुझाव आया कि आप स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन लेने के लिए आवेदन करें, लेकिन आपने स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने देश की सेवा जान की बाजी लगाकर की, मेरी पेंशन सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी थी जो हमें मिल गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे गुमनाम सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी का देश भूल बैठा। इस बात को भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व स्वशून्य अब्दुल रहमान अंसारी शून्य महबूब आलम अंसारी ने कही। आज दिनांक 21 जुलाई 2025 को सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी स्वशून्य अब्दुल रहमान अंसारी की 33वीं पुण्यतिथि यौम-ए वफात मौके पर खेराज अकीदत पेश करने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट पटना जिला अध्यक्ष सह पटना साहिब विधानसभा प्रत्याशी सैयद मोशून्य इफ्तिखार हुसैन और महासचिव रामशेर द्वारा पक्की गोरेया पटना सिटी में आयोजित जनसभा के अध्यक्षीय भाषण में कहा। खेराज अकीदत में मुख्य वक्ता के रूप में मोशून्य इजराइल आजाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा0M0A0 नवाब, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव नसीम अहमद कमाल, राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार पटेल, कार्यकारी सचिव सिद्धनाथ कुमार, प्रदेश अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति संगठन बिहार इंदु देवी, अध्यक्ष महिला मोर्चा श्याम नंदन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी महबूब आलम, सऊद आलम, अनिल सिंह, कांति देवी, क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा, शिव शंकर लाल, विधायक रोशन, आदिल असगर, कंचन देवी, उर्मिला देवी, उषा देवी, डॉक्टर विनय सिंह, अखिलेश कुमार, ललित लाल, विवी सिंह, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद शमशाद, इकराम आफ्ताब आदि लोगों ने हिस्सा लिया। और पटना जिला के अध्यक्ष बने हैं, इनका स्वागत है। हमारे आप लोगों के बीच श्री सरवन साहब, श्री सरवन यादव जी पधारे स्टेज पर। इधर जाइए भैया, इधर जाइए भैया। सरवन यादव जी मंच पर आ चुके हैं। अब सरवन यादव जी को हम चाहेंगे कि अररिया से आए हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस्माइल आजाद साहब एडवोकेट, इनको स्वागत करें। हाँ भैया, हेलो। हेलो भोला जी, हमारे कार्यकर्ता जो हुए हैं, आप कौन है, उनका नाम बताइए। मोहम्मद अकराम, मोहम्मद अकराम, मोहम्मद अकराम, मोहम्मद अकराम साहब, ये
प्रवक्ता साहब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं जागर आइए बैठिए। हम तो ठीक आ रहे हैं, हमको तो अरे आप देखिएगा बैठिए ना, आइए आप लोग बैठिए, पीछे बैठ जाइए। मोहम्मद असलम खान स्टेज पर पधारे। अभी माला पहनाया गया है, माला पहनाया गया है गेट में। स्वागत है। मोहम्मद अनवर खान साहब असलम असलम खान साहब सचिव पटना जिला सचिव बनाए गए हैं। इनको हम बीबी सिंह जो राजनीतिक तीसरा मोर्चा के कन्वेनर हैं उनसे अपील करेंगे कि आप इनको स्वागत करें। डॉक्टर साहब के पहले फोन लगा दीजिए वो मोहम्मद राशिद साहब स्टेज पर आए। महासचिव का पद दिया गया है उनको पटना जिला के। अब हमारे बीच में अनिल जी आसावा से आए हुए हैं, आकर के क्या कर से स्वागत करेंगे। अनिल जी आइए। मोहम्मद राशिद हाथ मिलाइए, सबको हाथ मिलाइए। हाँ बस बस बस। हाँ जो बात है अब हमारे बीच में महिला नेत्री इंदू देवी जी जो पटना जिला के सचिव हैं मंच पर आए, उनको स्वागत कांति जी करेंगी जो बिहार प्रदेश के सचिव। जोर से तालियां मारेंगे आप लोग। श्री इंदू जी हाँ इंदू जी महासचिव है पटना जिला के। आप लोग जोर तालियां बजाएं। आप लोगों की तरफ से इंदू जी को बहुत बड़ा धन्यवाद। दो शब्द बोलना चाहेंगे आप? कंचन जी जो पटना वार्ड नंबर 22 के अध्यक्ष हैं, वो कांति जी को माला से स्वागत करेंगे।
इंदू जी आप स्टेज पर आइए। आइए कंटिन्यू। आप सुनिए इंदू जी, आप रहिए, आओ कोई आपके। हाँ चलिए। उर्मिला जी जो आई हुई है, उर्मिला जी हाँ जोरदार तालियां मारे। शमशाद का तीसरा शमशाद जो है वही शमशाद जो है सर्वन जी से गुजारिश है आगे बढ़ जाए। यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले बैनर में भाई मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन जी पप्पू भाई में आपको हम बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो जिनके पुण्यतिथि पर स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी साहब जो सैनिक विद्रोही रहे, उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, बात वो नहीं है, बात ये है कि यह एक राजनीतिक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय मूवमेंट फ्रंट। मेरी जुड़ाव सन 2003 में डॉक्टर महबूब आलम अंसारी से होता है। आवाज स्पष्ट जा रहा है सर? आवाज जा रहा है? और 2003 से लगातार मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। जुड़ने का वजह सिर्फ इतना है कि आप जिसे देख रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति को भी इस पार्टी में इतना बड़ा सम्मान देकर बुलाया जा सकता है। एक गमछा और एक माला देकर, ये माला और एक गमछा आप समझिए कि आपको तब मिलेगा जब आपके पास शायद फॉर्च्यूनर होगा। यदि हम सच बोल रहे हैं तो सही है। दूसरा, यदि आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा होंगे। तीसरा, जामा मस्जिद के सरदार होंगे। 4 में तो भाई आप अभी तो देखिए कि ये पारस अस्पताल में यदि उस तरह का व्यक्ति होंगे तब गमछा टोपी से सम्मानित हो। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि कैसी पार्टी है जो क्या बोलता है समझ में नहीं आता। हम यही कैसी पार्टी है जो सही बोलता है, जो लोगों को समझ में आए। जिस दिन समझ में आ जाएगा तो जो पढ़े लिखे लोग गरीब पर अत्याचार कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे। नहीं तो आप जरा सोचिए ना, राशन देकर वोट खरीदना ये सही बात है। यहाँ 5 किलो राशन देकर भारत की सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। जिस देश का 80 करोड़ लोग गरीब है वो विश्व गुरु कैसे बनता है, ये फॉर्मूला मुझे शायद नहीं पता है, बाकी आप लोगों को पता होगा। दूसरी बात कि अभी सभी लोगों ने बोला वोट के बाद वोटबंदी, नोटबंदी हुआ था, काला धन आ गया था, अब वोटबंदी होगा, इलेक्शन में सुधार होगा।
अभी एक मंच से कहना चाहेंगे, जो लोग आप लोग मोबाइल चलाते होंगे आप लोग जरूर लिखिएगा, यदि 3 करोड़ वोटर फर्जी छट रहे हैं, 3 करोड़ वोटर फर्जी छट रहे हैं बिहार में आने वाला 2025 चुनाव में, तो हम मानते हैं कि अभी तक जितना मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ ये सब फर्जी चुनाव हुआ था, ये माना जाएगा ना। आप लोग भी सवाल इस पर करेंगे कि भाई आप यदि पहले 3 करोड़ उसी वोटर से वोट दिला के आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और आप जब जरूरत होता है तो कहते हैं कि नहीं आपका ये फर्जी वोटर है। खैर ये सवाल कौन करेगा, ये बात आपको समझना होगा। सवाल हमारे चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले लोग करेंगे, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले लोग करेंगे, या बगल के सरकारी स्कूल जहाँ के टीचर अपने बच्चों को संत कैरेंस में पढ़ाएंगे, संत माइकल में पढ़ाएंगे, वेतन लेंगे सरकारी का, आपका बच्चा जाएगा सरकारी में। क्या वैसे बच्चा संत माइकल वाला से सवाल करेगा क्या? जब एक नेशन जब हो सकता है, एक नेशन हो सकता है, एक देश हो सकता है, तो एक एजुकेशन नहीं हो सकता है क्या? हमारे नौजवानों को बोला जाता है कि एक प्रकार का कंपटीशन है, तो 2 प्रकार का शिक्षा कहाँ? बताइए। उस बच्चा को अंग्रेजी मीडियम में, जिसको पैसा वाला है वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, जो गरीब आदमी है वो हिंदी मीडियम पढ़ता है, कंपटीशन का एग्जाम होता है दोनों का बराबर। इसका मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ है। ये भारतीय मोमिन फ्रंट इसलिए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया, और इनके पिताजी जो डॉक्टर महबूब आलम अंसारी के पिताजी हैं वो थे सैनिक विद्रोही। बैनर में आप देख रहे होंगे बलराम चौधरी जी का भी फोटो है, और नीचे जिनका जिनका फोटो है हम सबका अभिनंदन करते हैं। तो सैनिक विद्रोही क्यों लिखा गया बैनर में, जरा आप समझ सकते हैं। जरा देखिए, ये अंसारी नहीं होते तो मंगल पांडे से ज्यादा इनका नाम होता। 1857 विद्रोह, वो भी सैनिक विद्रोह में था जी, इसलिए क्योंकि अंसारी है, मोमिन है, इनका कोई मतलब नहीं इस देश में। इसलिए इस देश का मुस्लिम जो है दूसरा नागरिक है। जबकि कारगिल युद्ध कौन जिताया, याद होगा आपको, कारगिल चौक पे लगा हुआ है। अभी कौन हमला हुआ था, अभी पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा में कौन गया भाई, किसका 56 इंच का सीना था। अभी सब बात बोलेंगे तो बगल में प्रशासन लोग है, FIR हो सकता है, इसलिए चिंता नहीं है। पहले भी 19 को हुआ था, कुछ में बेद हुआ है। इस बात को कहने के लिए जो पार्टी, यानी जब एक बहन गीत गा रही थी तो ऐसा लगा कि शादी का माहौल हो गया, लेकिन आपको समझना होगा यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी तरह के लोग हैं। अब एक खटिया में 4 पौआ ना होगा तो खटिया नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना है तो गरीबी को और अमीर को एक जगह बैठना होगा। अभी नौजवान जो व्हाट्सएप चलाते हैं, स्टेटस में मेरे नाम का अभियान लगाइए कि जब यहाँ गरीबी रेखा तय हो सकता है तो अमीरी रेखा तय नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बताइए। अब बगल में कोई होंगे जिनका 4 बिल्डिंग होगा, कि मकान तो किराए पे लगा रहे होंगे, भाई किराएदार आना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे तो बगल में कहेंगे कि मेरा किरदार को भड़का देगा, लेकिन अब 4 बिल्डिंग है तो भाई अमीर का भी सूची बनना चाहिए, गरीब का जब रेखा होता है तो। इन्हीं सब सवालों को लेकर भारतीय मोमिन फ्रंट चौक चौराहे पे है। अभी देखिए, एक अस्पताल में जब हम गए, वहाँ बच्चादानी का ऑपरेशन करने एक महिला गई, उस अस्पताल के अधीक्षक ने किडनी निकाल लिया। कौन केस करेगा, समझ रहे बात को। अब आंगनबाड़ी में जाइए, 22 प्रकार का योजना मिलता है गर्भवती महिलाओं को, शायद ये वो पाउडर भी आंगनबाड़ी वाली नहीं देती है। जो मंच पे हमको बोलने का मौका मिलता है और कानून जो हमको राइट दिया है, राइट टू स्पीच का, इस माध्यम से हम सब के पास अपना संदेश भेजने का काम करते हैं। हमारे किसान का नेता, हमारे पॉलिटिकल नेता जो अपनी बात को अभी रखे और हमारे सामने जिसका हम पुण्यतिथि मनाने के लिए या याद करने के लिए, अपनी तारीख को याद करने के लिए आज इस मंच के माध्यम से हम लोग जो बैठे हुए हैं, अब्दुल रहमान साहब, ये भी एक DSP के पोस्ट संभाले हुए थे। ये भी देश का बेटा था, पुलिस देश का बेटा होता है। जब इस देश में संकट समस्या पड़ा तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसने अपना बगावत छेड़ दिया। इस अंग्रेज ने
चाहा कि डिवाइड और रूल करता रहूं। अंग्रेज का एक पॉलिसी था, बांटो और हुकूमत करो। वो जो चाल चल रहे थे, जिसको लेकर के फौजी बगावत भी चलाया था, जिसका नाम सिपाही बगावत भी कहते हैं, जो 1857 ईस्वी का मसला है। उसमें सिपाही लोग हमारे समस्या को देखते हुए अपने देश के लिए लड़ने का काम किया और अंग्रेज फौज के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत में रह के भी अपने देश के लिए लड़ते रहे। उसी तरह से इस बात को देखते हुए हमारे अब्दुल रहमान साहब जो बगावत करे और यहाँ तक कि अपने फौज के दोस्ती के माध्यम से अपने पदाधिकारी को मार करके कहाँ फरार हुए और कैसे कैसे अपने जान का सुरक्षा किया और देश के लिए लड़ने का काम किया और हिंदुस्तान धरती माता को बचाने के लिए, अमन सलामती बहाल करने के लिए जो काम किया, ये तारीख हम सिपाहियों को भी याद करने की जरूरत है और पॉलिटिकल नेताओं को याद करने की जरूरत है। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश नागरिक के बाप का है। ना हिंदू का ये देश है, ना ये मुसलमान का देश है, ना ईसाई का देश है, ना पारसी जैन बुद्धिस्ट का देश है। देश तो देश के नागरिक का होता है और उनके जो संतान होते हैं उनके संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक उसका देश होता है। आज हमारे सामने ये जो चालबाजियां की जा रही है, कभी जनगणना, जाति जनगणना के आधार पर वो अच्छे समाज को जगाने का काम किया जा रहा है, किसी को वोट घटाने का काम किया जा रहा है। अब हमारे सामने ये एनआरसी और सीएपी का समस्या जो लाके डाल दिया है, हम खूब समझ रहे हैं। कानून के पहिए में, उसके चक्कर में हम खूब देख रहे हैं। अभी मेरे पास अररिया और खास मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक रामपुर गांव है, रामपुर गांव में अभी तक भी लोग जनताओं के सामने वो जो एपिक्स नंबर के साथ जो पर्ची देने का काम किया है, अभी तक नहीं भेजा है। वहाँ के लोग वो खुद से अपना फॉर्म भर के बिना साइन के कितना जमा कर दिया और 215 सचिवालय पटना से जो एक लेटर निकाला गया था, वो तारीख मुझे याद नहीं है, जैसे कि स्टार्ट हुआ था 2-4 दिन के बाद निकाला था, बिना दस्तावेज के आप अपना फॉर्म भर के दाखिल करें। 4 घंटे के बाद फिर अगेन रिपोर्ट दिया गया, जो भी वो लेटर नंबर था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो दस्तावेज मांगा गया है वो देना होगा। ये देश की तरफ से ये चालबाजी है, किसी धुंधबाजी की तरफ से पाखंडी का चाल चल करके देश के मासूम लोगों का, शरीफ लोगों का वोटर से, वोट लिस्ट से नाम हटाने के सब चालबाजियां हैं। अभी रिपोर्ट के मुताबिक, जिस रिपोर्ट को हमने अररिया डीएम के सामने 9 तारीख को बयानबाजी में, अपना बातबाजी में अररिया चांदनी चौक के सामने सवाल को उठाया था। शंका हमारा देश के लिए है, इस वक्त 3 करोड़ हमारे वोटर्स का नाम इस बिहार से हटने का खतरा है। आप बताइए, जिस राज्य में 3 करोड़ वोटर का नाम इस देश से और राज्य से हटने का खतरा है, तो कितने बड़े घुसपैठिए सैलाब की तरह 2017-2008 के सैलाब की तरह आके क्या इस बिहार में भर गया था? क्या उस जनता मासूम का वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम किया जा रहा है और सर्वे का जाल में उठा करके जमीन का कागजात सोच में दुनिया भर का चाल बाजियां करके किसी का जमीन अस्थिर नहीं है, किसी का मकान है, उसका ताली मारी है। हाँ। चलिए, आप सुनिए हिंदू जी, आप बताइए, आप कोई आदमी है? हाँ, चलिए। उर्मिला जी जो आई हुई है, उर्मिला जी साहब जो समाज के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, ये इनकी बात हम लोग सुनेंगे। उसके बाद में पप्पू ये इफ्तिखार साहब जो इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किए हैं, इनकी समापन के बाद मीटिंग समाप्त हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया। लेकिन आज़ाद
जब आज़ादी ये परवाना जब रिसीव हुआ तो अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे। माँ पूजनीय होती है, माँ आदरणीय होती है। हमें माँ जान क्षेत्र में थाना है, उस थाना पदाधिकारी को सिखाया जाए कि इस एरिया में इस बार धोबी की है, हॉस्पिटल से लेकर और उस मोहल्ला से लेकर अगर हमारे प्रशासन टाइट रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं है। एक वर्दी से डर होता है, लोग आ जाते तो कहते इतने पब्लिक है तो नहीं बैठे, बाकी एक हमारे वर्दी वाले प्रशासन भैया बैठे हैं तो इनको देख के कहेंगे कि हाँ वहाँ प्रशासन बैठा था। तो जब हमारे प्रशासन के इतने रुतबा है, इतने पावर है, तो हमारे समाज में ये घिनौने काम हमारे भारत देश में क्यों हो रही है? मैं हम अपने भारत सरकार से पूछना चाहेंगे, मोदी जी का सोच गलत है, मोदी जी गलत नहीं है। अगर वो अपने सोच के विकास करेंगे तो वो गलत नहीं है। बाबा साहेब ने अपने देश बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी थी। सावित्रीबाई फुले ने जब वो पढ़ने निकलती थी तो महिला के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उनको गोबरा से लटाया जाता था, उनको ने घेरा से मारा जाता था कि क्यों गरीब के बहनों को तुम जगाने निकली है। दोस्तों, वो बड़ा ही भयानक है जो हमारे बिहार की जो सरकार है और जो विपक्षी दल है, वो लगातार बिहार के आवाम के लिए अभिवचन लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक ने 15 वर्ष और दूसरे ने 20 वर्ष, कुल मिलाकर 35 वर्षों में बिहार का खाका इस तरह कर दिए हैं कि इस गरीब राज्य के गरीब किसान मजदूर और खास करके अति पिछड़ा वर्ग के लोग काफी गरीब हो गए हैं। 2025 का एक साधारण सा डाटा है कि 1 जनवरी और 21 जुलाई तक बिहार में गरीबों के बच्चियों के साथ अगर बलात्कार का रिकॉर्ड देखा जाए तो 35 बलात्कार किए गए हैं। पूर्णिया से लेकर गया, छपरा, औरंगाबाद, यानी बिहार के चारों दिशाओं में। लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे का रिपोर्ट आया कि अभी तक बिहार में 141 लोगों की हत्या हुई है और बलात्कार, जिसमें मात्र बलात्कार का तो ही रिपोर्ट सरकार के पास है। रिपोर्ट इसलिए दबाया गया कि बिहार में जो 25 जो सामूहिक बलात्कार करके और हत्या जो कर दी गई है वो सभी गरीब तबका के लोग, जिसको बिहार में अति पिछड़ा के नाम से जाना जाता है। और 112 जाति में लगभग 2 दर्जन जातियों का एक समूह के साथ बलात्कार किया गया पूरे बिहार में। ये ऑन रिकॉर्ड है, जिलाओं के थानाओं में इसका बजाता FIR है, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा राजनीतिक पिछड़ा मोर्चा और मोमिन फ्रंट इसको लेकर एक बृहद आंदोलन तैयार करने के सोच रही है और करेंगे भी। अब चूंकि सैनिक विद्रोह स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल रहमान अंसारी जी का पुण्यतिथि है, हम लोग को ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो स्थितियां हैं इस बहाने हम अपनी बात को रख रहे हैं कि हालात इस तरह है कि जो स्वतंत्रता सेनानी भारत के आवाम के लिए अपना सब चीज त्याग करके उस बिहार में, उस देश में ब्राह्मणवादियों ने अपना रास्ता बदलने का काम किया।
और ब्राह्मणवाद, तीनों शक्तियां एक होकर सत्ता के चारों पावर हाउस पर दखल जमा करके बैठा हुआ है। साथियों, हम सब क्यों फंसे हुए हैं? क्यों सत्ता के चारों पावर हाउस को हम लोग पावर हाउस से दूर हैं? कारण ढूंढना होगा। ब्राह्मणवाद ने भाग और भगवान के नाम पर हम सबों को रास्ता बदल दिया है। हम लोग रास्ता से अलग हट गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज शॉर्ट चलने की आदत है, बोलने की आदत है। हमारे पहले के लोग भगवान किसने कहा, किसे कहा? तो आप जान लीजिए, महिलाओं को जानना जरूरी है, आज के नौजवानों को जानना जरूरी है, क्योंकि कल का भविष्य हमारे वही है। हाथ से होता है भूमि, भगवान कि अमन चैन हो और प्रदेश वासियों की खुशहाली हो, तो अब तक बिहार खुशहाल होता। लेकिन वह सिर्फ सत्ता चलाने में मस्त है। वह वोट को तोड़ जोड़ की राजनीति करती है, वह जात पात की राजनीति करती है, जिससे कि उनको वोट बना रहे। आज साथियों, आज बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। आज अधिक से अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हैं। सरकार चुपचाप सोई हुई है, इसलिए कि बेरोजगारों का कोई जात नहीं है। बेरोजगार लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वह सरकार चुपचाप सोई हुई है। तो आपको एकजुट होने की जरूरत है। जितने भी बेरोजगार लोग हैं, आपको आंदोलन करने की आवश्यकता है। वह सरकार को बेचैन कर देने की जरूरत है जो आपको रोजगार नहीं दे रही है। साथियों, सबसे बड़ी रोजगार देने वाली जगह कृषि है, जहां पर सबसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दी जा सकती है। लेकिन उसकी बजट मात्र 1 से 1.5% का होता है। सोचिए कि जहां 65 से 70% लोग काम कर रहे हों और उनकी बजट 1 से 1.5% है, तो सोचिए कैसी बेरोजगारी दूर होगी। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों को मोटी मोटी रकम लोन दी जा रही है। क्या तो 10 सालों की अवधि में RBI की रिपोर्ट के अनुसार आपका 25 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया गया। सोचिए आपकी विकास कैसे होगी जब बड़े पूंजीपतियों का कर्ज दिया जाएगा और आपके पैसे जब उसकी कर्ज माफ की जाएगी, तो आपकी विकास कैसे होगी? आज छोटे छोटे उद्योग के लिए ऋण माफ नहीं किए जा रहे हैं। आज जो किसानों का कर्ज है वह माफ नहीं किया जा रहा है।